फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है हमारा। बेटा सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा एयर पोल्यूशन, उसके क्या क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, इट्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स एंड द वेज टू रिड्यूस इट। Hey guys, hello and welcome to India's largest and most impactful live and tutoring platform, that is Physics वाला। So मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर को वन शॉट में पूरा खत्म कर देंगे और एनसीईआरटी के लेवल से कई गुना हम इसको ऊपर पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है हमारा पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो सुनील सर, आज की क्लास में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? तो बेटा सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा एयर पोल्यूशन, उसके क्या क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं एंड देन द वेज टू रिड्यूस इट। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सारी चीजें बहुत डिटेल में बहुत मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या बात करेंगे सुनील सर? उसके बाद बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन, इट्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स एंड द वेज टू रिड्यूस इट। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सुनील सर, जल्दी से हम लोग आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज एयर पॉल्यूशन, इट्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स एंड वेज टू रिड्यूस इट। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये मैं अभी आपको 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले एयर का कंपोजिशन क्या है। ये जो आपकी हवा है, ठीक है बेटा, इसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? एयर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसीलिए जब आप सिर्फ गैसेस के मिक्सचर की बात करते हैं तो आप बोलते हैं होमोजीनियस है, हर जगह सेम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। इट कैन बी हेट्रोजीनियस एज वेल जब आप डस्ट पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लास 9 का कंसेप्ट है। अगर आपने मिक्सचर्स को पहले हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में पढ़ा है तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर आप इस पाई चार्ट को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको 78.08% लिखा हुआ है। आप 78.04% भी लिखते हैं कुछ सोर्सेज में, 78% मान के चलिए। उसके बाद ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दैट इज 20.95%। उसके बाद अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसके बाद है आर्गन, दैट इज 0.92% या 0.93%। मैंने कहा थोड़ा मोटा पॉइंट्स में आपकी चीजें वेरी कर सकती हैं। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, एंड उसके बाद आपके पास 0.01% क्या है? रेस्ट ऑफ गैसेस है। अब वो रेस्ट ऑफ गैसेस में अदर आपकी जो भी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट है। लेकिन सर आप ये चीज क्यों बता रहे हो, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, आप लोग सांस लेते हो, है ना, उसके लिए आप कौन सी गैस को इनहेल करते हो? आप इसको इनहेल करते हो। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको इनहेल कर रहे हो तो आपकी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस इस पे डिपेंड कर रहे होंगे। बिल्कुल सुनील सर, सही बात कह दी आपने कि हमारी बॉडी के बहुत सारे जो प्रोसेसेस है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहे होंगे, है ना। तो अगर मान लो कि जब आप इसको ब्रीद कर रहे हो उसके साथ कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में चले जाएं और जो आपको बहुत ज्यादा बीमार बना सकते हैं, तो बेटा वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि जिस वजह से हम बीमार हो सकते हैं, जो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर एयर पोल्यूशन वाले केस में हम ये बात करेंगे। ठीक है, अब आप एयर की इंपॉर्टेंस को समझिए। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएं 2-4 दिन तक तो आपकी बॉडी जिंदा रहेगी। ठीक है, 10 दिन 15 दिन, हाँ ठीक है, जिंदा रहेगी, ऐसा करना नहीं है पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हवा हट जाए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ऑक्सीजन आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्या 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए आप हटा लो, आपके अर्थ के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो ये आपको एयर की इंपॉर्टेंस को बताता है, एयर की इंपॉर्टेंस को जताता है। तो यहां पे एक तो हमें कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, और यहां पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस है वो हमें याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मैं ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाह रहा था कि आप यहां पर ऐसा ना बोल दीजिएगा कि सबसे ज्यादा 3rd नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, आर्गन है। तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है आपका नाइट्रोजन का, फॉलोड बाय आपका किसका है? ऑक्सीजन का है, एंड देन फॉलोड बाय
आपका आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है सुनील सर, ये बात तो समझ में आ गई, हम तो आपके प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे, हमको तो ये बात समझ में आ गई सर, आगे लेके चलिए। बहुत बढ़िया। अब एयर तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये एयर पोल्यूशन क्या है सर, ये आप बता दीजिए। देखिए इसी हवा में जब कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जिनकी हमें जरूरत नहीं है, अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तो वो जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको हम बोलते हैं, इसके लिए टेक्निकल टर्म है पॉल्यूटेंट्स। और वो पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, आपकी एयर को कंटामिनेट करते हैं, यानी उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज बेसिकली नोन एज एयर पोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि अनवांटेड सब्सटेंसेस एयर के अंदर एंटर कर जाते हैं, विच आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एज वेल एज द प्लांट्स एंड द नियर बाय मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि उस पर भी इफेक्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा, वो सारी चीज आपको समझ में आएगी। ये एयर पोल्यूशन है। अच्छा सर एग्जाम्पल दे दीजिए कुछ सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के। देखिए सबसे पहला आपके पास सोर्स हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शन से आपके पास कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि आपकी पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब अगर उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो बहुत ज्यादा ही भौकाल मचा सकती हैं। जैसे इससे आपकी कौन सी गैस निकलती है, इससे आपकी SO2 निकलती है, इससे आपकी CO2 निकलती है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में अभी क्या इनका इफेक्ट है। फॉरेस्ट फायर्स, अब फॉरेस्ट फायर से भी आपकी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन निकलते हैं। उसके बाद बात करें तो ये फैक्ट्रीज जो इंसान ने सेटअप करी, ये भी बहुत ज्यादा बेटा भौकाल मचा के बैठी हैं, है ना। ये जो एयर में आपके स्मोक को ये जनरेट कर रही है, पॉइजनस गैसेस को जनरेट कर देती हैं, इससे भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, खैर इसको हटाने के रिजोल्यूशन के तरीके हमारे पास है, स्मोक प्रेसिपिटेटर्स में आपको बताऊंगा कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन ये सोर्सेज है सर एयर पोल्यूशन के, मतलब हवा के अंदर जो एयर हमारे पास है, अगर उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमारे को खराब कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, या आपके प्लांट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, या आपके मॉन्यूमेंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं और इनके सोर्सेज हैं हमारे पास। सम ऑफ दी सोर्सेज, सम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन ये आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए सर यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनके सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दैट इज CO, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज CO2। ठीक है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है वो भी समझते हैं। देखो अगर आपका यहां पर लिख देते हैं इनकंप्लीट कंबशन होगा, इनकंप्लीट कंबशन अगर आपका होगा, इनकंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अगर आपका होगा, तो ये क्या जनरेट करते हैं, ये आपका जनरेट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर आपके फॉसिल फ्यूल्स का इनकंप्लीट कंबशन होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के तो बेटा बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक सोर्स आपका हो सकता है रेस्पिरेशन, भाई आप सांस लेते हो, ग्लूकोज टूटता है, CO2 और वाटर जनरेट होता है। उसके बाद एक सोर्स हो सकता है कि इसके बढ़ने का डिफॉरेस्टेशन, भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों इसके बढ़ने का सोर्स है बताओ। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तुम उसको काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और कुछ ना कुछ वो इफेक्ट करेगा, वो मैं बताऊंगा क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगर ये कंप्लीट बर्निंग है तो CO2 ही निकलेगा। तो ये आपके कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका इनकंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से मिलता है। मतलब इनकंप्लीट कंबशन मैंने आपको बताया था कार्बन कंबशन एंड फ्लेम्स के अंदर
कि अगर आपका पूरी तरीके से कोई सब्सटेंस जल नहीं पाए, मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं जो कैंडल वाला हाइड्रोकार्बन्स का, तो अगर पूरी तरीके से कार्बन CO2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो वहां पर इनकंप्लीट कंबशन हो रहा है। अब इनकंप्लीट कंबशन में हो सकता है कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ बट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ, या वो बिल्कुल ही ऑक्सीजन से इंटरेक्ट नहीं किया और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स के फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ सूट निकल गया। ठीक है, तो इनकंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमें मिलती है। ठीक है सर, आपका ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कैसे मिलता है? देखिए सल्फर का अगर ऑक्साइड की बात करूं, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट SO2, तो ये आपको एक तो वॉल्केनिक इरप्शन से मिलती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक तो ये नेचुरल तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन से मिलती है, दूसरा कैसे मिलती है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से मिलती है। ठीक है ना। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं सर, आप हमें बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप प्लीज इस बात पे फोकस ना करें। बिल्कुल बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे, यह बात मैं आपको बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, उनको बर्न करोगे तो बेटा उसके अंदर सल्फर होता है, ऑक्सीडाइज होकर SO2 बना लेता है। बिकॉज कंबशन प्रोसेस क्या है, अगर आप बर्न कर रहे हो तो बर्निंग इज बेसिकली टाइप ऑफ कंबशन, मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बनाएगा प्लस हीट और लाइट एनर्जी बनाएगा, है ना। अरे हम तो सुनील सर के स्टूडेंट हैं, हमको तो आता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेट सपोज अगर मैं यहां पे ले रहा हूं आपका एक NO ले रहा हूं, आपका NO2 ले रहा हूं, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट NO यहां पर, तो जो मेरा NO है बेटा, ये NO2 सॉरी, अगर मैं NO2 की बात कर रहा हूं तो ये भी मेरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आ सकता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो एक तो ये आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलता है। NO आपका किस तरीके से आता है बेटा, ये आपका लाइटनिंग। अब क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है लेकिन रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे बिजली कड़कती धपाक करके रिएक्ट करके NO बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, तो लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग रिएक्ट्स N2 and O2 to form NO, और ये बहुत भौकाल मचाता है बेटा, ये ऑक्सीडाइज होकर NO2 बना देता है। आगे चल के स्मॉग के बारे में बात करेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग में इसका बड़ा गेम है, बहुत बढ़िया गेम है इसका। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपको इनकम्प्लीट कंबशन से मिलता है बेटा, ये आपको रेस्पिरेशन, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से मिलता है। सल्फर SO2 जो है, अगर ये ऑर्गेनिक इरप्शंस और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से मिलता है। NO NO2 के मैंने आपको दो सोर्सेस यहां पे बता दिए। ठीक है, अब देखिए इनके इफेक्ट क्या हैं आपकी बॉडी के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। कैसी गैस है बेटा, एक पॉइजनस गैस है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। और ये पॉइजनस गैस के साथ है क्या दिक्कत, ये पॉइजनस गैस एक तो है हमें यानी जान से मार सकती है, और दूसरा एक तो जहरीली है, ऊपर से दिक्कत बहुत क्रिएट करती है। देखिए कैसे, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन कैरियर। क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है आपका ऑक्सीजन कैरियर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को अट्रैक्ट करेगा रेदर देन ऑक्सीजन। पता है क्यों, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो चाहता है कि भाई मैं और ज्यादा स्टेबल हो जाऊं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेता है। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, आप मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, मोर 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 एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों है, बिकॉज जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, बिकॉज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है हीमोग्लोबिन का विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल है बेटा,
इसीलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल होगी तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा रदर देन ऑक्सीजन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर हो जाएगा आपके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोक्सिया। तो बेटा जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया, आप अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और यही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट आपको बताऊं, इसके अगर मैं आपको क्या बताऊं, इफेक्ट बताऊं, तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसके बारे में बात करेंगे, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या होता है सुनील सर, मैं आपको बिल्कुल अभी अच्छी तरीके से बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों को कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में समझ में आ गया, उसका सोर्स क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, इफेक्ट अभी हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इनका इफेक्ट क्या है, जो इंपॉर्टेंट है यहां पे वो क्या है, एसिड रेन है। दूसरा लंग डिजीजेस, और वो भी कौन सी, क्रोनिक लंग डिजीजेस, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रोनिक लंग डिजीजेस के लिए। ठीक है, आपको क्रोनिक लंग डिजीजेस हो सकती है इनके अंदर, जैसे कि आपके अगर हम बात करें एज्मा, इसको अस्थमा नहीं बोलते हैं, इसको एज्मा बोलते हैं। दुनिया में बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग इसको एस्थमा बोलते हैं। इट्स नॉट एस्थमा, इट्स एज्मा। ठीक है, तो ये आपका एज्मा जो है ये आपको हो जाता है, ASMUH प्रोनाउंस होता है एज्मा। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया कि इनके सोर्सेस क्या है और इनका इफेक्ट क्या है, इनके सोर्सेस क्या है और इनका इफेक्ट क्या है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट में लिख के बताएंगे हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो सर ये समझ में आ गए पॉल्यूटेंट, और पॉल्यूटेंट है क्या, देखो अभी तुम्हारे कोर्स में जितने हैं उतो सबकी बात कर लेंगे अपन लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, है ना। अब ये जो है बेटा इनका सोर्स क्या है, जैसे कि आपके जो रेफ्रिजरेटर्स थे उनके अंदर इसका यूज किया जाता था, है ना, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपके CFCs का यूज किया जाता था। ठीक है, एरोसॉल स्प्रेस के अंदर आपका इनका यूज किया जाता था। अब देखिए बेटा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम अपन को क्या है, कि ये जो आपके CFCs हैं, ठीक है, ये आपके रेफ्रिजरेटर्स और एरोसॉल स्प्रेस में जो आप यूज करते हैं, ठीक है ना, ये आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग। पहले स्मोक की बात कर लेते हैं यहां पे, कि स्मोक हमारे पास क्या है। अब सुनील सर स्मोक क्या होता है, बेटा देखो स्मोक क्या है, एयर है, उसके अंदर जब सॉलिड पार्टिकल्स, अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स आपके आ जाएंगे, सो दैट इज बेसिकली नोन एज स्मोक। सो अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स, अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, या आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा ये कोलॉइड है। ठीक है, एक तरीके का कोलॉइड है ये। तो ये जो अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स एयर के अंदर, दैट इज बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM इसको हम बोल सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज स्मोक। ठीक है, अब इनके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसके इफेक्ट्स की बात करूं तो अगेन इट कैन कॉज द क्रोनिक लंग डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस आपको ये कॉज कर सकता है, क्रोनिक लंग डिजीजेस। ठीक है, क्रोनिक लंग डिजीजेस। अब इनका सोर्स क्या है, सोर्स खुद ही बताओ, स्मोक का सोर्स क्या हो सकता है भाई, फैक्ट्रीज इसका सोर्स हो सकती है। ठीक है, सोर्स फैक्ट्रीज हो सकती है, फॉरेस्ट फायर इसका सोर्स हो सकती है। ठीक है, ये दो सोर्सेज आप याद रखिए। अब सर अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में अगर बता रहे थे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो बेटा ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन सभी को पता है, ओजोन लेयर का होल, है ना। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि ओजोन का एक प्रोसेस है जिससे कि उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन भी होता है और रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है। लेकिन जब रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन जो है अगर वो रेट ऑफ फॉर्मेशन से ज्यादा हो जाता है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से पॉसिबल है, तो फिर ओजोन में क्या हो जाता है बेटा, होल हो जाता है। लेकिन अभी हमें इस चीज पे जाना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन समझ में आ गए, स्मोक आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो ये कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स है जो अभी हमने यहां पे डिस्कस किए। अब सुनील सर इनसे होगा क्या? आपने बता दिया कि ये पॉल्यूटेंट है, ठीक है, बात समझ में आ गई, सोर्स समझा दिया, इफेक्ट समझा दिया, लेकिन वो इफेक्ट को डिटेल में बताओ। बिल्कुल बताते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फटाफट से, पहले कुछ प्रैक्टिस, फिर आएंगे इन पे बात करने के लिए, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द पॉइजनस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग, की स्क्रीन को पॉज करके आंसर करिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस, NO2 इज नॉट अ पॉइजनस गैस, करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी बच्चों को आता है ये आंसर, काम खत्म, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, स्क्रीन को पॉज करिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉल्यूशन, स्पेसिफिकली द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्बल कैंसर ऑफ ताजमहल। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को क्या समझाऊं। आंसर तो अभी आपको दिख जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर है एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन, लेकिन वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं, वो मेरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो आपको किताब में नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनना। देखो बेटा, सबसे पहला आपकी जो नॉर्मल रेन होती है, आपकी नॉर्मल जो रेन होती है, ऑल्सो एसिडिक, ऑल्सो एसिडिक। अब आप बोलोगे कि सर हर बार जो रेन होती है वो एसिडिक होती है। बिल्कुल बेटा, हर बार आपकी रेन क्या होती है? एसिडिक ही होती है। तो पर उसको एसिड रेन कब बोलेंगे? देखो, आप हर नॉर्मल रेन को एसिड रेन नहीं बोलते हो, हर बार वो एसिडिक है। वो क्यों है वो मैं भी आपको 1 मिनट में रीजन बताने वाला हूं। लेकिन बेटा, इसको एसिड रेन बोलने का एक तरीका है, और कब इसको बोलना है इसकी कंडीशन है। बट इट इज कॉल्ड एसिड रेन when pH falls below 5.6। ठीक है, मतलब जब इसका pH जो है, यानी जो एसिडिक कैरेक्टर है, अगर वो 5.6 से नीचे गिर जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो बेसिकली उसको एसिड रेन कहेंगे, वरना उसको एसिड रेन हम नहीं कहते हैं। तो वो एसिडिक है, लेकिन हम उसको एसिड रेन टर्म डिफाइन नहीं करते हैं, यूज नहीं करते। ठीक है, अब सबसे पहला तो बच्चों का दिमाग घूम रहा होगा, आपने ये नॉर्मल रेन को एसिडिक क्यों बोला, हमारी बुक में तो नहीं लिखा है। बेटा दिमाग लगाओ, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जब वो वाटर से इंटरेक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? वो बनाएगी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या बनाएगी बेटा? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा अवेलेबल है ना बेटा? हमेशा अवेलेबल है कि नहीं है, मुझे बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा अवेलेबल है सुनील सर, तो ये तो क्या हो गई? एसिड रेन हो गई। एक तो तरीका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से। दूसरा बेटा, वॉल्केनिक इरप्शंस जब आपके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वॉल्केनिक इरप्शंस जब आपके होते हैं तो उससे CO2 निकलती है, और उससे क्या निकलती है? SO2 निकलती है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। नॉर्मल रेन को भी मैं एसिडिक रेन क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि नॉर्मल रेन भी आपकी एसिडिक हो सकती है। आप उसको एसिडिक कंसीडर करते हैं, मतलब बोलते नहीं है, बट वो होती है। क्यों? देखिए, कंडीशन क्या है कि जब उसका pH 5.6 से नीचे आएगा तभी हम उसको एसिड रेन बोलेंगे। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, पानी से इंटरेक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, मतलब हर बार जो बारिश हो रही है वो एसिडिक ही है। हाँ, अब उसमें यह भी हो सकता है कि अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, जहां पे वॉल्केनो है वहां से इरप्शन हो रहे तो CO2 SO2 निकलेगी। अब ये जो CO2 है ये फर्दर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और SO2 क्या बनाएगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नोट डाउन करते जाइएगा बात को। ठीक है, तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। तीसरी बात, आपका लाइटनिंग डिस्चार्ज। क्या बोला मैंने? लाइटनिंग डिस्चार्ज। अब लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा सुनील सर? लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से बेटा क्या होगा कि आपका जो नाइट्रोजन है और जो आपका ऑक्सीजन है वो लाइटनिंग की वजह से इंटरेक्ट करके NO बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? वो आपका NO बना लेगा। और ये जो बेटा NO है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके NO2 बना लेगा। ठीक है, तो आपके पास NO2 है, SO2 है, और CO2 तो इंटरेक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना ही चुका है। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल रेन भी एसिडिक हो सकती है। बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस ये नॉर्मल रेन भी आपकी एसिडिक हो सकती है। ठीक है,
यूजुअली तो ये कंडीशन अगर मान लो कि अगर मैं अपने घर की बात करूं, ठीक है, मान लो सर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा, लाइटनिंग डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तब भी वो एसिडिक है। देखो बेटा वो है एसिडिक, बट कंसीडर कब करेंगे, जब ये पीएच नीचे गिरेगा। वो पीएच नीचे क्यों गिरता है, दिस पीएच फॉल्स बिलो 5.6 बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। मतलब ये जब नाइट्रोजन और सल्फर है, इनके वजह से आपका एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल अगर कहीं पानी बरसा है, जब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, यहां पे लाइटनिंग डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो भी वो रेन में आपको बता रहा हूं लॉजिकली बेटा एसिडिक में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करके कार्बनिक एसिड बनेगी। अब नेचुरल सोर्सेज है CO2 और SO2 कहां से आ रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से, लाइटनिंग डिस्चार्ज से आपका NO और NO2 आ रहा है। और आपके ह्यूमन सोर्सेज से अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन सोर्सेज से अगर हम बात करें तो आपकी ह्यूमन सोर्सेज से भी आ सकता है। जैसे कि अगर आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से आपका क्या आता है, NO2 एंड SO2 आता है। तो ये तो नेचुरल सोर्सेज हो गए, और ह्यूमन सोर्सेज की वजह से भी NO2 और SO2 आता है। तो अब ये ऑक्साइड्स CO2, ये SO2 और NO2, ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स आपकी फर्दर एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और इसीलिए जब pH 5.6 से नीचे गिरेगा तो वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी। मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नॉर्मली अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उस वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है इतना आपका, आप उसको एसिडिक रेन कंसीडर नहीं करते हैं। एसिडिक रेन की जो कंडीशन है वो क्या है कि जब pH 5.6 से नीचे गिर जाए तो उसको एसिड रेन बोलो। लेकिन लॉजिकली आपको सुनील सर ने क्या बताया कि नॉर्मल रेन भी एसिडिक है लॉजिकली। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर आपका जो NO2 है ये ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, हां ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में लिख देता हूं। वाटर में डिसॉल्व होता है, ऑक्सीडाइज होता है एंड इट फॉर्म्स HNO3। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ट्राई टू बैलेंस इट। ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप छोड़ दीजिए अभी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर विल गिव HNO3। मतलब आपका जो NO2 है दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होकर HNO3 बनाता है। मैंने पूरी ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर फॉर्म्स नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड HNO2 HNO3। HNO2 फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात सुनील सर, आपका SO2 वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 बनाता है। अब हमारा जो मेजर कंसर्न है वो किस पे है, हमारा मेजर कंसर्न है इस पे नाइट्रिक एसिड पे और इस पे सल्फ्यूरिक एसिड पे। किस पे है बेटा, ये जो हमारे पास है नाइट्रिक एसिड और ये हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों पे हमारा क्या है, मेजर कंसर्न है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर हमारा मेजर कंसर्न है। यहां पर आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है ये आपके पीएच को 5.6 से नीचे गिराते हैं और उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। बात समझ में आई सर? लॉजिकली बात करूं तो हर रेन एसिडिक है बिकॉज कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन जब ये एसिड्स और बन जाएंगे तो पीएच 5.6 से नीचे गिर जाएगा और उस रेन को हम एसिड रेन कहेंगे। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो एसिडिक एसिड रिलीजेस इनटू एटमॉस्फेयर, यही यहां पर आपको समझा रखा है कि ये कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द एसिड्स एंड फॉल एज एसिड रेन। ठीक है, अब ये प्लांट्स को इफेक्ट करती है, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करती है बिकॉज प्लांट के जो सॉइल है उसकी ऑपरेट होने की एक पीएच वैल्यू है। अगर एसिड रेन आएगी तो उस पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब कर देगी, प्लांट्स की लाइफ को इफेक्ट करेगी, एक्वेटिक लाइफ के पीएच है उसको इफेक्ट कर देगी। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को खराब कर देगी। सो इट विल डू अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ये आपका क्या है, एक तरीके से ये आपका एयर का पॉल्यूशन है बेटा, एंड दैट इज नोन एज एसिड रेन। ठीक है, अब मैंने यहां पे मार्बल कैंसर क्यों बोला बेटा, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए बेटा, मार्बल क्या होता है, मार्बल याद कर लीजिए, मार्बल, चौक एंड लाइमस्टोन। ठीक है बेटा, ये मार्बल, चौक और लाइमस्टोन आपके क्या होते हैं, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अरे मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है क्या कि सुनील सर ये क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है बेटा, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए आपके सल्फ्यूरिक एसिड से इंटरेक्ट करेगा। ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम एसिड रेन। कहां से आया बेटा, दिस कम्स फ्रॉम द एसिड रेन।
तो आपका जो ताजमहल है वो मार्बल का बना हुआ है बेटा, CaCO3 का। अब ये जो एसिड है ये इससे इंटरेक्ट करेगा बेटा, किससे? इससे इंटरेक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म CaSO4 प्लस H2CO3, जिसमें ये टूट के H2O प्लस CO2 बना देगा। ठीक है, चेंजेस द कलर ऑफ मार्बल। ठीक है, सो चेंजेस द शाइन एंड द कलर ऑफ मार्बल। ठीक है ना, चेंजेस द कलर एंड शाइन ऑफ मार्बल। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको पता हो तो जितनी भी आपके आसपास में रिफाइनरी, सीधे से मथुरा गैस रिफाइनरी थी, या जो आपके LPG CNG थे, है ना, या जो आपके पास जो भी सोर्सेज यूज हो रहे थे, जैसे कि लेड वाला पेट्रोल यूज हो रहा था, ठीक है, और अगर LPG वगैरह यूज हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सुनो आप क्लीनर सोर्स पे आ जाओ, CNG यूज करने लग जाओ। ठीक है, आप CNG यूज करो, आप इमिशंस को कम करो। अगर आप इमिशंस को कम नहीं करोगे तो एसिड रेन की फॉर्मेशन होगी और इसका जो मार्बल है वो डेटीरियोरेट होता जाएगा, और इस फिनोमिना का नाम उन्होंने रख दिया मार्बल का कैंसर, मतलब मार्बल को खराब करने वाला प्रोसेस। ठीक है, आपको एक और बताऊं, जो SPM थे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर थे, इससे आपका कलर जो है, मार्बल जो है, उस पे येलोइश ह्यू आने लगा था। कौन सा ह्यू? येलोइश ह्यू। ये येलो कलर का दिखने लग गया था, इसकी वजह से येलो कलर आने लग जाता है। तो उन्होंने बोला कि सुनिए, आपकी जो गैस रिफाइनरीज है, या आप जो लेड वाला पेट्रोल यूज कर रहे हैं, या आप जो LPG यूज कर रहे हैं, ये पॉल्यूशन बहुत क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा LPG जो है वो आपका बेसिकली वुड से बेटर फ्यूल है, लेकिन LPG का जो आपका पोल्यूशन रेट है वो CNG से कहीं ना कहीं ज्यादा है। ठीक है, अब ये भी कहीं पे मिसकंसेप्शन है और डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज आपको कहेंगे कि CNG से ज्यादा निकलता है, LPG से कम निकलता है। सो अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, लेट्स नॉट गो डीपर इनटू दिस। बट उन्होंने बोला क्लीनर सोर्स पे आप जाइए। ठीक है, नाउ क्लीनर सोर्स, भाई वुड से बेटर क्लीनर सोर्स इज LPG, ये तो आपको पता है। ठीक है, आप CNG भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ क्लीनर फ्यूल और दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्लीनेस्ट फ्यूल। ठीक है, तो अवेलेबल क्लीनेस्ट फ्यूल, ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि सर हाइड्रोजन और CNG कंपेयर करें तो कौन बेटर? हाइड्रोजन बेटर है फिर, तो ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ये जो बात समझनी है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो भैया, मार्बल हमारा हो रहा है खराब, हमारा जो मॉन्यूमेंट है, हमारी जो बिल्डिंग है वो खराब हो रही है, तो एयर पोल्यूशन आपकी एक्वेटिक लाइफ को खराब कर रहा है, आपकी प्लांट लाइफ को खराब कर रहा है। ठीक है, ह्यूमंस के लिए एयर पोल्यूशन दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, लंग डिजीजेस करा रहा है, और मॉन्यूमेंट्स को भी क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अरे समझ में आया क्या? बोल लो सुनील सर, समझ में आ गया? ठीक है, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, चलो क्लियर है सभी को यहां तक बात? आई होप सभी को ये एसिड रेन वाला कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड, मैं लिख देता हूं, रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाता हूं, दैट इज बेसिकली नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। अब ये आपका एयर पॉल्यूशन से किस तरीके से लिंक्ड है वो आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? अगर आप कभी किसी नर्सरी में गए हैं, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? अगर आप कभी किसी नर्सरी में गए हैं नर्सरी के अंदर, ये स्कूल की नर्सरी नहीं है बेटा, सर KG प्रेप नर्सरी वो नहीं, जहां प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो वाली नर्सरी। तो वहां पर क्या होगा, आप देखेंगे तो ऐसे कांच के ऐसे घर होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको ऐसे रखा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आप कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। कौन सा एनवायरनमेंट है? कोल्ड एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इनकी ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ के लिए मुझे सनलाइट और हीट चाहिए ही चाहिए, तो उसको मुझे ट्रैप करवाना है। तो ये लोग ग्रीन हाउस में बेटा क्या करते हैं ना, आप मेरी बात को समझिएगा। ऐसे ये कांच के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ये आपके ग्लास के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये ग्लास के बने हुए होते हैं, इसके अंदर आपके पास प्लांट्स है। मान लीजिए ये आपकी सन की रेज है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब सन की रेज अंदर तो आई, ठीक है, आ गई सन की रेज अंदर, लेकिन यहां से सन की रेज बाहर नहीं जा पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है? यहां पे क्या हो गई है? ये हो गई है ट्रैप हो गई है। क्या हो गई है बेटा? ये ट्रैप हो गई है। ठीक है, और ट्रैप हो जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा?
ट्रैप हो जाएगी तो आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सेम कंसेप्ट आप गाड़ी के अंदर देखिए, गर्मी के अंदर अगर आप बैठेंगे, कांच आपके सारे बंद है, धूप अंदर आएगी तो अंदर का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता जाएगा। इसका एक लॉजिक ये भी है कि हीट इसलिए नहीं जा पाती बिकॉज ग्लास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। आप मेरी बात को समझिए कि ग्लास क्या है बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब ये अंदर तो आ गए लेकिन बाहर जा नहीं पा रही बिकॉज वो तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इंसुलेटर है, वो तो जाने नहीं दे रहा हीट को। तो जितनी भी हीट आ रही है उसको क्या कर रहा है, कुछ तो रिफ्लेक्ट कर जा रही है लेकिन कुछ क्या है, ट्रैप हो जा रही है। क्या है, अगर कुछ आ रही है तो कुछ तो आपकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लेकिन कुछ जो है वो यहां पर ट्रैप हो जा रही है, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कोल्डर एनवायरनमेंट में प्लांट की ग्रोथ के लिए उन्हें ग्रीन हाउसेस में रखा जाता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, प्लांट। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, देखो ग्रीन का मतलब होता है प्लांट, मतलब प्लांट्स का जो घर होता है दैट इज बेसिकली नोन एज ग्रीन हाउस। अब उस ग्रीन हाउस में क्या इफेक्ट होता है बेटा, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लास। सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, उसके अंदर क्या है, आई। अब वो जैसे ही प्लांट से ली और वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो उसका जो आईआर कंपोनेंट है, दैट इज बेसिकली जो आईआर कंपोनेंट है वो आपका अंदर ही रह जाता है, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स, जिसको हीट वेव्स भी कहते हैं। जो कि आप जब धूप में बैठते हो ना ऐसे कहते हो बड़ा मस्त लग रहा है, गरम गरम लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ आईआर, हीट वेव्स। ठीक है, तो जब वो, अब वो क्या है, ये तो बैड कंडक्टर है तो उसको ट्रैप करके रख लेगा। क्या कर लेगा, ट्रैप। जैसे अपन रजाई में कैसे सोते हैं, तो रजाई क्या करती है, जो हमारे ऊपर एयर है, हमारी बॉडी के ऊपर एयर है, उसको ट्रैप कर लेती है। अब क्या होता है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमारी बॉडी से हीट को कंडक्ट करके हवा लेके नहीं जा सकती, एयर को हमने ट्रैप कर दिया। मेरी बॉडी है, ये आपकी रजाई है, इसके बीच में हवा है। अब ये हवा क्या है, ना ऊपर वाली हवा अंदर आ सकती है ना अंदर वाली बाहर जा सकती है, और एयर इज एन इंसुलेटर, दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। तो मेरी बॉडी से हीट नहीं जाती है तो वो वहां पर क्या आपको ठंड नहीं लगती है। कुछ सिमिलर कंसेप्ट यहां पर हो रहा है, ट्रैप कर लिया है, टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है, दैट इज बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यही ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ में नेचुरली भी होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, लेयर्स ऑफ गैसेज है, डिफरेंट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। हमारे अगर यहां पर अगर नहीं होगा, मान लीजिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रात का टेम्परेचर 0 हो सकता है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट होना लिमिट में अच्छा है। लेकिन जब ज्यादा लिमिट में होगा तो क्या है, लिमिट क्रॉस कर लेगा तो दिक्कत देगा। कैसे, अब वो समझिए। अब देखिए कुछ गैसेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कौन सी गैसेज होती हैं आपकी, होती है ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, आप उसको समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए अर्थ के ऊपर नो एटमॉस्फेयर, मान लीजिए अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मान लीजिए अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, ये आपका अर्थ, ठीक, ये आपकी सन की रेस, ठीक, अब ये आएगी, यूं आएगी, ठीक, और यूं रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो नाइट में क्या होगा, लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट नाइट, नाइट में क्या होगा, नाइट में आपका एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाएगा, एंड डे में क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा, कि अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एक तो दिन में तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो जाएगा और नाइट में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाएगा। आई होप मैं आपको एक छोटी सी बात को क्लियर करवा पा रहा हूं बेटा। मैंने क्या बोला कि अगर बेटा आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा, मतलब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस अवेलेबल नहीं होता, तो जब मान लीजिए सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो एक तो दिन में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता, और नाइट में अगर सूरज नहीं है हमारे पास, मतलब अर्थ का रोटेशन ऐसा हो रहा है कि अब वो वहां पे सन को फेस नहीं कर रही है, तो क्या होता, नाइट का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता। तो क्या जिंदगी पॉसिबल होती बेटा? तो बेटा आप ये समझिए कि जो आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, सेम आपका एटमॉस्फेयर कुछ वैसा ही काम करता है, और यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है लिमिट में। मतलब मैं रजाई ओढ़ी, अब मेरी बॉडी, उसके ऊपर एयर और उसके ऊपर रजाई। अब एयर क्या है, इंसुलेटर है, तो मेरी बॉडी की हीट को क्या है, एयर कंडक्ट करके नहीं ले जा सकती, और
रजाई क्या कर रही है, नई हवा को अंदर आने नहीं दे रही है, तो इस वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। तो भैया मैं एकदम खुश रहता हूँ, टेम्परेचर मेंटेन है, मेरे को एकदम मजा आ रहा है, मैं सो जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये अगर मैं खोल के सोऊं तो क्या है, ठंडी हवा मेरी बॉडी से आएगी, हीट को लेके जाती रहेगी, मुझे बड़ा ठंड फील होने लगेगा, अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ठंड फील नहीं होने देती। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट लिमिट में है तो बहुत बढ़िया बेटा, अभी हमारे अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसी वजह से नाइट का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, वरना नाइट में बहुत लो टेम्परेचर चला जाएगा। ठीक है, अब ये नाइट में ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है सुनील सर? देखिए क्या होता है कि आपके पास, अगर मैं यहां पे बात करूं कि नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट, नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूं, नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए सन है, ये रेज आई, ठीक है, कुछ रेज तो निकल गई और कुछ रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई। ठीक है, अब इससे नाइट का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज ये रेडिएशंस क्या करती हैं, ये रेडिएशंस क्या करती हैं बेटा, मान लीजिए जैसे सन की रेज आई, अब वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका जो आईआर कंपोनेंट है बेटा, इंफ्रारेड यानी जो हीट वेव्स है, ये दूसरे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड CH4 N2O3H2, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये लूजली बाउंडेड है एक तरीके से। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगी, लेकिन ये जो लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से, ये उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और मस्त वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड देन टू बिकम स्टेबल द अगेन रिलीजेस सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इसको समझ लीजिए कि ये री रेडिएट कर देंगे उस हीट एनर्जी को, तो कुछ तो ऊपर चली जाएगी, कुछ नीचे आ जाएगी। अब उससे आसपास वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो वाइब्रेट करने लगेंगे, तो एक चेन प्रोसेस ये बन जाएगा। अब इससे होता क्या कि जो नीचे रेडिएट करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं, ठीक है, यानी हीट को छोड़ रहे हैं, इस वजह से नाइट का टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन रहता है। तो वेव को एब्जॉर्ब किया, वाइब्रेट किया, टेम्परेचर बढ़ा, लीव कर दिया। ठीक है, नाइट का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। लेकिन अगर इन मॉलिक्यूल्स की आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो ये जो अब वाइब्रेशन है, मतलब कि क्या हुआ, सन की रेज आई, रिफ्लेक्ट करके जा रही थी, इन मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब करी, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, इसी वापस इसको रीमिट किया, कुछ आउटर स्पेस में जा रही है, कुछ नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, कोई कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको ग्लोबल यानी पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इफेक्ट का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका इनका जो कंसंट्रेशन है, अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ध्यान से सुनना बेटा, अरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय री इमिशन या फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय इमिशन increases, and this further increases the temperature of globe, that is basically known as global warming। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आपका ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज बेसिकली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सुनील सर, हमें समझ में आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो बेटा मान लो अगर ये रेडिएशन आ रही थी, ठीक है, ये रेडिएशन आ रही है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट में कर गई, अब ये क्या करेगी, वापस आपकी अगर आई थी तो ये क्या करेगी, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जैसे ये आई, ये तो गई, ठीक है, ये भी गई, लेकिन कुछ क्या करेगी, ये आएगी वापस इधर नीचे, ये आएगी वापस नीचे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट में कर जाएगी, इस वजह से टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। तो क्या मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूं कि अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन उनकी अवेलेबल है तो सन की रेज आएंगी, जब वो वापस जा रही होंगी तो जो उसमें से आईआर वेव्स है उन वो मॉलिक्यूल्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, रीमिट द रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शंस। अब जब नीचे आ रही है तो उससे टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा
तो एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय इमिशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। दैट इज बेसिकली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आपके ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे, तो अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, लैंड सरफेस जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा, सुनामी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ गया तो भौकाल मच गया। ठीक है। अच्छा, एक आपका प्रोटोकॉल साइन किया गया था, दैट इज बेसिकली नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया था। दैट वाज बेसिकली एन इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने ये साइन किया था, किसके लिए, टू डिक्रीज द इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब सुनील सर, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था, आपका क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं? क्या ये सारे बच्चों को ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है क्या? हाँ सुनील सर, समझ में आ रहा है। चलिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं सुनील सर, आगे चलते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आइए, चूज द करेक्ट सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, पॉज द स्क्रीन एंड आंसर। देखिए, CO2, NO and O2, NO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, CO2, N2O3 ये करेक्ट आंसर हो गया एक ही बार में। ठीक है, आगे चलेंगे। Which among the following is not a source of air pollution? फटाफट से देख के बताएंगे। स्क्रीन पॉज, आंसर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। यस, किसके लिए? अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स के लिए। दैट इज बेसिकली आपके सूट पार्टिकल्स, दैट इज स्मोक। ठीक है। ऑयल रिफाइनरी, अगेन, ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस SO2 एंड NO2, ऑल्सो SO2 एंड NO2। विंड मिल, यार विंड मिल तो क्या है, बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, आपका बिजली प्रोड्यूस करने का तरीका है। ठीक है ना, ये तो ग्रीन सोर्सेज के अंदर आता है, ग्रीन एनर्जी के फॉर्मेट में आता है कि विंड एनर्जी को यूज करके आपने बेसिकली बिजली बना दी, है ना, बर्निंग ऑफ फायरवुड। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, अगेन अ सोर्स फॉर दिस। ठीक है, SO2 NO2 का सोर्स बन जाएगा, एंड इसका भी सोर्स बन जाएगा सूट का, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। Which among the following is not a way to reduce the air pollution? Pause the screen and answer the question. Which among the following is not a way to reduce the air pollution? अब देखिए, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जा रहे हैं, मतलब कि आप विंड एनर्जी को यूज कर रहे हैं फॉर कौन सा, फॉर पावर का प्रोडक्शन। अभी आप कोल को यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं भाई, उससे CO2 SO2 NO2 निकलता है, तो भैया हम क्या विंड एनर्जी को यूज कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। ये है टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इसलिए एटसेट्रा लगा दिया। स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल तो आप समझिएगा। अच्छा, जब आप ये यूज करेंगे तो इससे रिडक्शन किसका आएगा? इट रिड्यूसेस, इससे किस चीज का रिडक्शन आएगा? इट रिड्यूसेस CO2 NO2 एंड SO2। ठीक है, इनका आपका रिडक्शन आ जाएगा, एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एज वेल। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एज वेल, CO2 SO2 अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, इन सबका कंजम्पशन जो है, इनका सबका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आप ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला? मान लीजिए आप कोल, थर्मल पावर प्लांट में कोल को यूज कर रहे हैं, तो वो CO2 बनाएगा, इनकम्प्लीट कंबशन उसका CO बना सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस CO, है ना, इनकम्प्लीट कंबशन से बेसिकली CO प्रोड्यूस हो सकता है, CO2 प्रोड्यूस हो सकता है, CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद बेसिकली SO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और अगर आप पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं तो उससे NO2 भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? कॉट्रेल का स्मोक प्रेसिपिटेटर अगर हम बात करें, कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। अब देखिए, इंडस्ट्रीज को क्या बोला गया है कि भैया सुनिए, आप हवा को दूषित करने का राइट नहीं रखते हैं, आप कॉट्रेल का स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाइए, कोई भी स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाइए। उसमें होता क्या है कि एक ऐसा टावर होता है,
उस टावर के अंदर आपका क्या होता है, ये जो स्मोक है इसको एंटर कराया जाता है और यहां पर आपके पास क्या होती हैं, यहां पर आपके पास ये जो प्लेट्स होती हैं दीज आर चार्ज्ड प्लेट्स। मतलब क्या है कि इनको आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं। किस पे, हाई वोल्टेज पे। अब ये आपकी चार्ज्ड प्लेट्स है, जैसे ही आपका स्मोक इसके अंदर एंटर करेगा, ये एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा। अब यहां से बाहर निकलते वक्त क्लीन एयर बाहर जाएगी। क्या जाएगी, बाहर जाएगी क्लीन एयर। और जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, कौन से पार्टिकल्स थे बेटा, चार्ज्ड पार्टिकल्स चिपक जाएंगे इसके ऊपर। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे चिपक जाएंगे इसके ऊपर। मतलब जो धुआं निकलेगा वो बिल्कुल एकदम क्लीन एयर निकलेगी। स्मोक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन करवाने एक तरीके से। अपोजिट चार्जेस भिड़ेंगे तो बिगर पार्टिकल्स बनेंगे, दे लूज देयर चार्ज एंड फॉर्म बिगर पार्टिकल्स। तो यहां से स्मोक जाएगा, स्मोक कंटेन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स बिकॉज वो कोलॉइड है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होंगे। क्लास 9 में पढ़ाऊंगा। अपने ये क्या कर दिया, हाई वोल्टेज प्लेट्स लगा दी, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, उन पे जाके चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे। यहां से क्लीन एयर निकलेगी। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या मान लो पॉजिटिव है, नेगेटिव जाके चिपक जाएगा उसके ऊपर, चार्ज को लूज करेगा। इस पार्टिकल को आप अल्कोहल में डालिए, पेस्टिसाइड बनाइए, मस्त यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अफॉरेस्टेशन, देखिए अफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, डिक्रीजेस लेवल ऑफ CO2। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन करने से CO2 का लेवल बढ़ रहा था, अफॉरेस्टेशन करेंगे तो CO2 का लेवल घटेगा। यूज ऑफ CNG, देखिए CNG भी आपका पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन। ठीक है। CNG ऑल्सो प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन। अगर आप CNG को जलाएंगे इट रिलीजेस CO2 और ये जो CO2 है बेटा दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। तो आई होप मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूं कि ग्रीन एनर्जी से आपका पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, स्मोक प्रेसिपिटेटर से कंट्रोल होगा, अफॉरेस्टेशन से कंट्रोल होगा, फायर क्रैकर्स को यूज करना कम कर दीजिए उससे होगा, और आपका यूज ऑफ CNG से आपका पॉल्यूशन कम नहीं होता है। कंपैरेटिवली वो कम हो सकता है, कंपैरेटिवली, बट दैट डजंट मीन कि इसमें ये जो है यूज कर लिया सर CNG यूज करूंगा तो एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, हमारी बुक में लिखा क्लीनेस्ट फ्यूल है। अरे भाई रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल है, दैट डजंट मीन कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल होगा भाई। CO2 निकलेगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो बस वो कंसेप्ट वही गलत हो गया। ठीक है। ये रिलेटिवली कम प्रोड्यूस करती है बट दैट डजंट मीन कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं, अरे समझ रहे हैं क्या, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब आपको स्मॉग पढ़ाते हैं। दो तरीके का स्मॉग मैं आपको हल्का हल्का हिंट दूंगा। देखिए स्मॉग, ठीक है, अब दो तरीके का स्मॉग होता है, एक होता है क्लासिकल स्मॉग और एक होता है बेसिकली आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग आपको कुछ इस तरीके से दिल्ली में देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके से स्मॉग मिलता है। ये फोटोकेमिकल स्मॉग है जिसमें येलोइश ह्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये किस क्लाइमेट में आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपको वेट कोल्ड क्लाइमेट के अंदर देखने के लिए मिलता है। आपका जो क्लाइमेट होगा वो आपका कैसा होगा, आप इसको कह सकते हैं या तो ह्यूमिड गीला, ह्यूमिड होगी यानी ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिड और ठंडा क्लाइमेट है ना। तो उस केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है कि जो आपका स्मोक है प्लस आपका जो फॉग है, फॉग दैट इज बिकॉज ऑफ द आपका जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, बिकॉज क्या टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो दे स्टार्ट टू कंडेंस, तो एकदम ह्यूमिड ऐसा माहौल बन जाता है। एंड ये स्मॉग प्लस फॉग प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड इंटरैक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो आपका कुछ इस तरीके का स्मॉग बनाते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिकल स्मॉग। ठीक है। तो क्लासिकल स्मॉग आपको ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट में देखने के लिए मिलता है, स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2 की वजह से। फॉग क्या होता है, ओस है ना, एक तरीके से धुंध छाना, धुंध। ठीक है। और फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, कितने किलोमीटर पे डिफरेंस में विजिबल हो जा रही है चीजें, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, धुंध छाना, फॉग। ठीक है सर, ये तो बढ़िया है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग की क्या है, फोटोकेमिकल मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ फोटो के अंदर क्या इन्वॉल्व है, फोटो के अंदर इन्वॉल्व है सनलाइट। तो ये आपका कौन सी वेदर में होता है, ड्राई हॉट वेदर के अंदर या ड्राई हॉट क्लाइमेट जब आपका होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है। एंड क्या रिस्पॉन्सिबल है आपके, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड
जो है उसकी वजह से ये आपको देखने के लिए मिलता है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग ऑन द बेसिक एंड द ग्राउंड लेवल, वो जो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी रिएक्शंस है जिसके अंदर जैसे NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनेगा, फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगा, NO बनाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, फिर वो ओजोन से इंटरेक्ट करेगा, तो वो बहुत, वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके ओजोन बना लेगा, ठीक है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस आपके पास बन जाएगा। बट आपको कुछ इस तरीके का येलोइश ह्यू देखने के लिए मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ येलोइश ह्यू इज विजिबल, ठीक है, एंड दिस येलोइश ह्यू इज ड्यू टू NO2, ठीक है, ये आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन ह्यू भी कह सकते हैं, येलोइश ह्यू भी कह सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। येलोइश स्लैश आप कह सकते हैं इसको कि ये ब्राउनिश ह्यू आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ NO2। तो स्मॉग बेसिकली आपके दो तरीके के, क्लासिकल स्मॉग एंड द फोटोकेमिकल स्मॉग। ये आपको हॉट कोल्ड क्लाइमेट में देखने के लिए मिलता है, दैट इज एन इंटरेक्शन ऑफ स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2, एंड फोटोकेमिकल स्मॉग ड्राई हॉट क्लाइमेट में देखने के लिए मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, चेन रिएक्शंस प्लेस होती हैं, एंड देन फाइनली आपके पास कुछ NO2 मिलता है, कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की जो रिएक्शंस होती है उसके बाद आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं, एंड देन यू विल फाइंड दिस येलोइश ब्राउन ह्यू, दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन, इट्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स एंड द वेज टू रिड्यूस इट। आई होप बेटा मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर करवा पा रहा हूं, मेरे सारे बच्चों को इस चीज समझ में आ रही है? आ रही है क्या? कमेंट में लिख के बताएंगे सुनील सर समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है, कमेंट में इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। चलिए, अब वाटर पॉल्यूशन क्या होगा बेटा? आप देखिए, एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट इज पॉल्यूटेंट दैट कंटामिनेट द वाटर इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। अब यही चीज अगर पानी को खराब करे, पानी को कंटामिनेट करे, जिस वजह से पानी खराब हो जाए, ना तो उसे पी सकते हैं ना किसी और यूज के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे पॉल्यूटेंट मैंने लिखे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक हेवी मेटल्स, लाइक ये आपका हो सकता है आर्सेनिक, ये आपका हो सकता है मर्करी, मर्करी कार्सिनोजेनिक भी है, इससे कैंसर हो जाता है, सेडिमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, हीट। तो इन सब से आपके ये जो सोर्सेज हैं ये आपको मैंने यहां पर दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही बेसिक है जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। जैसे हीट का क्या है? वाटर यूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज। अब देखिए क्या होता है, गर्म पानी, अगर आप कुछ वाटर जो है आपका कूलेंट की तरह यूज किया जाता है, फिर उस गर्म पानी को सीधा पानी में डाल देंगे तो वो क्या कर देगा? पानी के टेम्परेचर को चेंज कर देगा, और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है वो गर्म पानी में जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया पानी का, या बहुत लो टेम्परेचर हो गया है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उस वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है, ठीक। क्लियर हो रही है मेरी बात यहां पर? आइए आगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का फिनोमिना बताना चाह रहा हूं, दैट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। बहुत जगह मैंने देखा है कि आप लोग इसको क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट इसको हम इस लेक्चर में बहुत डिटेल में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर देखिए, मान लीजिए ये आपकी कोई क्रॉप फील्ड है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरफ बनाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपकी क्या है? क्रॉप फील्ड है ना, है ना, मेरे साथ साथ आप ध्यान से इसको ड्रॉ करते जाइएगा, है ना। ठीक है, ये आपकी क्या है? क्रॉप फील्ड है। अब बेटा क्या होता है, कभी कभी आपकी जो सॉइल है दैट लैक्स इन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, लाइक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको उसके लिए फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। सो लेट्स सपोज इफ वी ऐड एंड स्प्रेड फर्टिलाइजर्स, ओके, सो वी स्प्रेड सम फर्टिलाइजर्स, हमने क्या कर दिया है? हमने कुछ फर्टिलाइजर्स को इसके अंदर डाल दिया है, बिकॉज ऑफ किसके लिए? टू ऐड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, आपने क्या कर दिया है? फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कर दिया है, ठीक है। तो भैया क्रॉप फील्ड है, उसके अंदर मेरे को अपनी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में मुझे लग रहा है कमी है। अब कमी है तो कहीं पे देखो ऐसा हो सकता है कहीं पे बहुत कम कमी हो, कहीं पे बहुत ज्यादा कमी हो। अब ये फार्मर को कैसे पता चलेगा कहां पे कम कहां ज्यादा? तो वो क्या करते हैं? पूरा एक्सेस में डालते जाते हैं, सब जगह बराबर बराबर डालो, हमको थोड़ी पता है कहां पे कम कहां पे ज्यादा, बहुत ज्यादा डाल देते हैं फर्टिलाइजर्स को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब मान लो इसके आसपास में क्या है? एक वाटर बॉडी अवेलेबल है, ठीक है, ये वाटर बॉडी अवेलेबल है, ठीक, बहुत बढ़िया सुनील सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे आपने क्या किया? इसका इरिगेशन किया, आपने क्या किया? इसका इरिगेशन किया।
मतलब आपने इसके अंदर पानी डाला भाई, क्रॉप को आपने इरिगेट करने की कोशिश करी, ड्रिप इरिगेशन हो सकता है, कोई भी तरीके का इरिगेशन हो सकता है, आपने वो किया। अब यहां से जो एक्सिस केमिकल्स थे, क्या थे? एक्सिस केमिकल्स थे, वो फ्लो करके कहा जा रहे हैं? पानी में जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जितने भी आपका एक्सिस न्यूट्रिएंट्स है, एक्सिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर, आपके जितने भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है फर्टिलाइजर से, वो वॉश अवे होकर सीधा का सीधा कहां जा रहे हैं? इस वाटर बॉडी में एंटर कर रहे हैं। किस में एंटर कर रहे हैं बेटा? इस वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास एक क्रॉप लैंड है, मतलब मेरे पास एक क्रॉप फील्ड है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मुझे लग रहा है कि न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं, ठीक है। तो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, वो तो मुझे पता नहीं। तो हर जगह मैं बहुत भर भर के फर्टिलाइजर्स को डाल रहा हूं टू ऐड दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इरिगेशन किया, वो फ्लो हो गया, एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स जितने चाहिए थे उतने तो ले लिए, जो बाकी के एक्सेस है वो फ्लो अवे करके एक वाटर बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अब मान लीजिए इस वाली के अंदर, इसके अंदर कुछ पहले से ही एल्गी और क्या प्रेजेंट थे? एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स पहले से ही प्रेजेंट थे। फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स आपको और डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ये जो न्यूट्रिएंट्स का रेट इसके अंदर बढ़ा, तो यहां पर होगा क्या कि एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन में क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए बेटा, जैसे ही आपने न्यूट्रिएंट्स को इसमें डाला, तो ये जो है कंज्यूम करेंगे, धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अरे भैया न्यूट्रिएंट आ गया, और बढ़ो 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 बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो। ये ऐसे करते करते क्या कर देंगे? पूरे के पूरा आपका क्या कर देंगे? ये आपका कुछ इस तरीके से वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये आपके वाटर बॉडी को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, ठीक। अब ये वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा सुनील सर? इससे ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या होगा मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस का रेट जो है, फोटोसिंथेसिस आपका, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स अंडर वाटर डिक्रीजेस। मतलब अब देखो बेटा, क्या है कि जो सन की रेज है ना, वो नीचे नहीं जा पाई, बिकॉज ये एल्गी जो बन गई है ऊपर, ये सन की रेज को नीचे नहीं जाने देगी। तो बिकॉज जो नीचे नहीं जा पा रही है, तो आपका क्या है? जो वाटर के नीचे अंदर जो प्लांट्स है, उनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो घट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? यूज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन वाटर, ठीक है। उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे, है ना। जितने न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर अवेलेबल है, उसको न्यूट्रिएंट्स को यूज करने की कोशिश करेंगे कि उससे हम तब तक काम चलाए, काम चलाए, काम चलाए, काम चलाए, काम चलाए, काम चलाए। जैसे ही आपका ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, अब उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? दे विल डाई एंड सिंक टू द फ्लोर। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? अब जितनों को धूप मिल रही है, ठीक है, जितनों को आपकी सनलाइट मिल रही है, उतने तो बेटा सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जिसको आपकी सन की लाइट नहीं मिल रही है और फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है, उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लिया, अब न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कर जाएंगे? डाई एंड सिंक टू द फ्लोर। तो फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स अंडर द वाटर डिक्रीजेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, इसको लिख देते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या है? आपका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ऑफ द प्लांट्स अंडर द वाटर सरफेस, उनका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है पानी के अंदर, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड दे डाई एंड सिंक टू द फ्लोर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो होगा, अब इससे दूसरा इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा? आप मेरी बात को समझिएगा। दूसरा इंपैक्ट यहां पर यह क्रिएट होगा कि जो डीकंपोजर्स हैं बेटा, अब वो डीकंपोजर्स लाइक प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, वो डीकंपोजिशन करेंगे। और उस डीकंपोजिशन में होगा क्या कि बेटा आपका ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, तो इस वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब वो घट जाएगा, क्यों घट जाएगा सर? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो नीचे हो ही नहीं रहा है, ठीक है।
जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे प्लांट्स, वो तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहे, न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, एग्जॉस्ट हो गए, मर के नीचे जमीन पे चले गए हैं। अब उनको डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो भी पानी के अंदर से यूज होता जा रहा है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा। अब लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा तो इस वजह से होगा क्या कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डाई। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे बेटा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डाई, और फिर से बेटा आपका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। तो ये एक लूप बन जाएगा, ये लूप बन जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपके वाटर को रिपेयर होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है बेटा, कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत घट चुका है, न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत घट चुका है, और ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बढ़ चुका है। दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज यूट्रोफिकेशन। क्या मैं आपको यूट्रोफिकेशन डिटेल में समझा पा रहा हूं? क्या आपको यूट्रोफिकेशन डिटेल में समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा बिकॉज एल्गल ब्लूम की वजह से सनलाइट जो है वो नीचे नहीं जा पाएगी, तो नीचे के प्लांट्स का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा, वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं डेवलप बना पाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स पानी में जो अवेलेबल है उनको यूज करेंगे, जब वो खत्म हो गए तो वो मर के नीचे चले जाएंगे, डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करेंगे, ऑक्सीजन उस प्रोसेस में कंज्यूम होगी, लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन बन नहीं पाएगी, लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे भैया हम भी मर गए, फिर डिकम्पोजिशन, ऐसे करते 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 वाटर बॉडी के अंदर होगा क्या, कुछ कर्व से समझते हैं। यूट्रोफिकेशन में आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और ये ऑर्गेनिक मैटर का लेवल जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। विथ टाइम आपको कुछ इस तरीके से कर्व देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन में बेटा आपके पास यही होता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ वाटर बॉडी टू रिपेयर। ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ वाटर बॉडी टू रिपेयर, इट वेरीज। ठीक है, वाटर बॉडी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिपेयर, वाटर बॉडी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिपेयर। ठीक है, बहुत वक्त लग जाता है उसको खुद को रिपेयर करने में। तो आई होप यहां पे यूट्रोफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को कर्व से, ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये ग्राफ समझ में आया क्या? जल्दी से बताएंगे, ये ग्राफ समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत खतरनाक। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा फटाफट से। ठीक है, आ जाओ। Which among the following is safe for humans to drink? Pause the screen and answer। बहुत आसान क्वेश्चन है। टैप वाटर नहीं, पोर्टेबल वाटर यस, लेक वाटर नहीं, रेन वाटर नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? द वन दैट इज सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स टू ड्रिंक, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज बेसिकली नोन एज पोर्टेबल वाटर। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर कोई जर्म्स वगैरह नहीं होंगे, इट इज फ्री फ्रॉम द जर्म्स, दैट इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फ्री होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज पोर्टेबल वाटर। आइए, नाउ व्हाट आर द वेज टू ऑब्टेन द सेफ वाटर? देखिए बहुत ही बेसिक सा तरीका, एक तो आप बॉइलिंग करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग करने से होता क्या है बेटा वो भी समझ लीजिए। ठीक है, जर्म्स आर किल्ड, पहला तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा पानी की जो टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, अब टेम्पररी हार्डनेस जो होती है दैट इज ड्यू टू द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव्स ऑन बॉइलिंग। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जाती है बेटा आपकी? रिमूव हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये हार्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको खुरद नहीं पाओगे, स्क्रैच नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। हार्डनेस का मतलब है कि जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है इस वजह से पानी क्या है? हार्ड है। एज इन जब आप इसको साबुन से धोने की कोशिश करोगे तो दिक्कत करेगा, साबुन को धोने नहीं देगा प्रॉपरली, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बना लेता है उसके साथ, तो दैट इज बेसिकली नोन एज हार्डनेस। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, जो कि बॉइलिंग से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। और तीसरी अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाता है। जब आप हीट करेंगे तो होगा क्या कि आपने हीट दी, काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल्स की भी बढ़ जाएगी, है ना, तो फटाफट से क्या कर देंगे? एस्केप कर जाएंगे पानी से। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, इस वजह से आपको पानी का जो टेस्ट आता है दैट इज बिकॉज, इसी की वजह से आपका इन दोनों की वजह से क्या आता है? फ्लैट टेस्ट आता है। कैसा टेस्ट आता है? फ्लैट टेस्ट आता है बॉइलिंग वाटर का।
ठीक है, सो द जर्म्स आर किल्ड, टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस एंड द वाटर का जो टेस्ट है वो फ्लैट रहता है। क्लोरीनेशन क्या होता है भाई? क्लोरीनेशन में आप क्या कर सकते हैं, इधर आप क्लोरीन का टैबलेट यूज कर सकते हैं, क्लोरीन का टैबलेट, और आप यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और दोनों के अंदर बेटा होता क्या है, दोनों के अंदर बिकॉज ऑफ क्लोरीन, बिकॉज ऑफ क्लोरीन, बिकॉज ऑफ क्लोरीन, ठीक है, जर्म्स आर किल्ड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वेस्ट टू ऑब्टेन द सेफ वाटर, वन इज बॉइलिंग, सेकंड इज क्लोरीनेशन। आप क्लीनिंग वाटर के अंदर क्लोरीन के आप क्या कर सकते हैं, टैबलेट डाल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ क्लोरीन जर्म्स आर किल्ड। दोनों के अंदर, ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन की वजह से ही होता है, और क्लोरीन टैबलेट तो क्लोरीन जनरेट हो गई होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? छोटी सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब वेस्ट टू ऑब्टेन, अब यहां पर एक तो हमने पढ़ लिया, अब आपको पानी को बचा कैसे सकते हो। ठीक है, वेज टू वाइजली यूज वाटर, वेज टू वाइजली यूज वाटर। अब ये आपका 3R प्रिंसिपल है ना, वाइजली यूज वाटर, और आप कह सकते हैं कंजर्व वाटर। आप पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? पहले तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा पानी को कंजर्व करने की जरूरत क्या है बेटा, वो नॉर्मल पानी की बात नहीं कर रहे हैं। सी वाटर तो बहुत है, 75% सरफेस क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, 25% लैंड है, लेकिन वो 75% क्या सारा पानी पीने लायक है क्या? उसमें से 2.5% ही फ्रेश वाटर है। ठीक है, कुछ तो उसमें से सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ग्लेशियर्स के ऊपर। ठीक है, तो पीने वाला पानी जो यूज करने वाला पानी, उसका कंजम्पशन बहुत कम है बेटा, इसीलिए पानी को वाइजली यूज करना होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्स है वो। ठीक है, अब देखिए 3R प्रिंसिपल फिर से बता रहा हूं, मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में 5R प्रिंसिपल बताया था, यहां पे 3R प्रिंसिपल है, रीयूज। ठीक है, अब रीयूज क्या है, अब रिड्यूस क्या है, रीयूज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है सुनील सर? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है। ठीक है, उस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया, उस बर्तन के अंदर मेरे पास क्या था, इस बर्तन के अंदर मेरे पास था पानी। ठीक है, और इस बर्तन के अंदर मेरे पास थी कुछ वेजिटेबल्स। ठीक है, अब इस पानी के अंदर मैंने वेजिटेबल्स को क्या किया बेटा, वॉश कर दिया। क्या कर दिया बेटा, वॉश किया, एंड देन इस वाटर को वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स। मान लीजिए कि मैंने कुछ एक बर्तन में पानी लिया जिसके अंदर से मैंने सब्जी धोई, अब सब्जी निकाली, जो पानी बचा हुआ है, इस पानी को मैं किसके लिए यूज कर सकता हूं, इस पानी को मैं प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स एंड प्लांट्स के लिए यूज कर सकता हूं, फ्लावर्स एंड प्लांट्स के लिए यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसके लिए आप नया पानी मत यूज करो, आप इसी पानी को यूज कर लो। ठीक है, या एक और एग्जांपल देता हूं, जब आप आरओ लेते हो तो कुछ पानी नीचे गिर रहा होता है। ठीक है ना, उस पानी से आप बर्तन धो लो। ठीक है, तो लेफ्ट ओवर पानी, उससे आप क्या करो, बर्तन धो लो। तो जब आप रीयूज करोगे तो आपका कंजम्पशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज रिड्यूस प्रिंसिपल। तो रिड्यूस डिपेंड्स ऑन रीयूज, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप पानी को, मान लीजिए कि मैंने जो है जिसके अंदर सब्जी धोई उस पानी को मैंने डोला नहीं, तो क्या हुआ, अगर मैंने उसको डोला नहीं, रीयूज कर लिया, तो मैंने कंजम्पशन को भी तो घटा दिया। वरना मान लीजिए उस पानी को मैं डोल देता तो मुझे फिर दूसरा पानी निकालना पड़ता प्लांट्स को डालने के लिए। तो अगर आपने रीयूज कर लिया तो रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंजम्पशन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी छोटी सी बात है, ये आपको सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, रिसाइकलिंग तो आपको पता ही है, रिसाइकलिंग आपको पता ही है कि आपका किस तरीके से पानी का रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है, वाटर रिसाइकिल ही तो होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, आपका रिसाइकलिंग ही होती है पानी की। ठीक है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है। ये तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका पूरा रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होता है। भाई किसी भी सोर्स का अगर पानी आपने इकट्ठा करके रखा तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन कराएंगे, लोडिंग टैंक में डालेंगे, फिर उसको फिल्ट्रेशन करवाएंगे, फिल्ट्रेशन के बाद उसके अंदर क्लोरीनेशन करवाएंगे, उसके बाद उसको सप्लाई कर देंगे। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, और इसको मैं क्लास 9th में भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बेटा व्हाट आर द वेज टू कंजर्व वाटर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। आप अगर रीयूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगा, एंड रिसाइकलिंग से तो वापस आपका जो पानी, वरना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना दैट इज बेसिकली रिसाइकलिंग द वाटर। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज
एग्जाम्पल जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब रेन वाटर आपने हार्वेस्टिंग करी, उसके बाद आपने इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा एंड उसके बाद आपने उसको यूज करा। ठीक है, तो एक प्रोसेस ऐसे हो सकता है, या आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी और डायरेक्टली आपने पानी को यूज कर लिया। जैसे बेटा मैं अपने कॉलेज की बताऊं तो वहां पर क्या था कि कॉलेज के अंदर ही लेक थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, उस पानी की प्रोसेसिंग होती थी, उस पानी को सप्लाई करते थे। तो वन ऑफ द वेज कैन बी दिस। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। मैंने आपको एनसीईआरटी से बहुत बाहर की चीजें बताने की कोशिश करी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश करी। आई होप आपको वन शॉट के अंदर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर अच्छे से समझ में आ गया है और अब आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो बस चलो, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम। सुनील सर लव्स यू, फिजिक्स वाला लव्स यू। जय जय फिजिक्स वाला।